हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करेंगे 7 चैप्टर की, जिसका नाम है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। सबसे पहले हम फिजियोलॉजी के बारे में कुछ जान लेते हैं। फिजियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ इंटरनल सिस्टम विच वर्क्स फॉर अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर आपके जितने भी सिस्टम काम करते हैं उन सब की स्टडी हमें फिजियोलॉजी के अंडर में की जाती है। यहाँ आपके कोर्स में फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट आपको इधर रेस्पिरेटरी सिस्टम के, मस्कुलर सिस्टम के पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको कुछ फैक्टर्स डिटरमाइनिंग आपकी स्पीड को कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, आपके स्ट्रेंथ को कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक स्ट्रेंथ लेते हैं। स्ट्रेंथ के बारे में जानने के लिए, स्ट्रेंथ कहते हैं किसी इंडिविजुअल की ताकत को, कि वो किस फोर्स से कोई काम को करता है, उसके इंटरनल फोर्स को। सपोज आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। मान लीजिए एक पत्थर है, उठा करके हमें फेंकना है, तो एक मेल के फेंकने और एक फीमेल के फेंकने में फ़र्क आएगा। क्यों फ़र्क आएगा? हाथ की वही मसल्स इन्वॉल्व हैं जो एक मेल की इन्वॉल्व है, वही मसल्स इन्वॉल्व है जो फीमेल की मसल्स इन्वॉल्व हैं। फिर भी एक का पत्थर कम दूरी पे जाता है, एक का पत्थर ज़्यादा दूरी पे जा रहा है, जबकि इक्वल अगर फोर्स जनरेट करें तो भी। क्यों? क्योंकि फोर्स जो डिटरमिन करता है वो साइज ऑफ द मसल्स पे बहुत ज़्यादा डिटरमिन करता है। और ये आमतौर पर माना जाता है जो मेल बॉडी की मसल्स होती हैं, सेम ग्रुप ऑफ मसल्स होंगी, लेकिन उनका साइज और स्ट्रेंथ उनमें ज़्यादा होती है, उनके साइज बड़े होते हैं, बिगर होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा फोर्स जनरेट कर पाते हैं, इसलिए उनके फेंके हुए पत्थर ज़्यादा दूर तक जाते हैं। तो साइज ऑफ द मसल डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ। इसके बाद सेकेंड है बॉडी वेट। बॉडी वेट भी इफेक्ट करता है, स्ट्रेंथ को डिटरमिन करता है। ये आमतौर पर देखा जाता है कि जितने हैवी वेट वाले होते हैं, वो जब वेट लिफ्टिंग के जो जितने भी आप पार्टिसिपेंट्स देखेंगे ओलंपिक में या कहीं नेशनल कॉम्पिटिशन्स में, तो ये आमतौर पर माना जाता है जिसका जितना ज़्यादा वेट होगा वो उतना ज़्यादा ईजिली हैवी वेट को लिफ्ट कर पाएगा। सो वेट इज़ ऑल्सो ए फैक्टर विच डिटरमाइंस इंडिविजुअल्स स्ट्रेंथ। इसके बाद नेक्स्ट है मसल कंपोजिशन। आपको पता है आपके मसल में दो तरह के ट्विच फाइबर्स होते हैं, एक वाइट ट्विच फाइबर्स, एक रेड ट्विच फाइबर। वाइट ट्विच फाइबर को फास्ट ट्विच फाइबर कहा जाता है और रेड मसल फाइबर को स्लो ट्विच फाइबर कहा जाता है। वाइट मसल फाइबर जो होता है वो बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी एबिलिटी होती है कि जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता उसकी ज़्यादा होती है। रेड मसल फाइबर में क्या होता है कि वो धीरे कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट करते रह सकता है। तो जब स्ट्रेंथ होती है, जब हमें स्ट्रेंथ के लिए कभी किसी चीज़ को क्विकली कोई एक्शन परफॉर्म करना है, तो हमें फास्ट ट्विच फाइबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और कि जिस इंडिविजुअल में फास्ट ट्विच फाइबर ज़्यादा होंगे वो जल्दी ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करेगा, लेकिन लंबे समय तक स्ट्रेंथ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें रेड ट्विच फाइबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो स्पीड पे कभी कभी जब स्पीड में हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तब हमें फास्ट ट्विच फाइबर की ज़रूरत पड़ती है। किसी गेम में हमें एंड्योरेंस की ज़्यादा ज़रूरत है तो वहाँ रेड ट्विच फाइबर काम आते हैं। तो स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए मसल्स का कंपोजिशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें फोर्थ फैक्टर है डिटरमाइन करता है जो स्ट्रेंथ को है, वो है इम्पल्स, नर्वस इम्पल्स इंटेंसिटी, नर्व इम्पल्सेस की, कि किस इंटेंसिटी से नर्व जो है आपके बॉडी के उस मसल पार्ट के ऊपर सिग्नल भेजता है, उसकी सिग्नलिंग कितने लार्ज नंबर तक ऑफ मसल्स तक जाती है और कितनी तेज़ी से वो मसल्स उसके ऊपर रिएक्ट करती है। तो इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्सेस ये भी फैक्टर है जो स्ट्रेंथ को डिटरमिन करता है। ये 4 फैक्टर हैं जो स्ट्रेंथ को डिटरमिन करते हैं: साइज ऑफ द मसल composition, intensity of nerve impulses and body weight. Now second topic, factors determining speed. इसमें सबसे पहला पॉइंट है जो फैक्टर डिटरमाइन करता है स्पीड को। जैसे आपने पिछले देखा था कि इंटेंसिटी ऑफ नर्वस इम्पल्सेस स्ट्रेंथ के लिए डेवलप करने के लिए काम करते थे, यानी कितनी जल्दी कितने लार्जर नंबर ऑफ मसल्स जो है इन्वॉल्व हो जाती हैं आपके एक सिग्नलिंग पे, नर्व सिग्नल पे। यहाँ हमें है कि पहला मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम, कितनी मोबिलिटी, कितनी तेज़ी से हमारे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारी बॉडी के वो मसल ग्रुप जो इन्वॉल्व है स्पीड जनरेट करने के लिए, वो काम करना शुरू करते हैं और कितनी जल्दी करते हैं। इंटेंसिटी में हमें देखना था कितनी जल्दी कितनी सारी मसल्स एक साथ एक्टिव हो जाती हैं। यहाँ जो मसल्स एक्टिव हैं वो कितनी तेज़ काम करती हैं।
नहीं, आपके जो नर्वस सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम जब आपके मसल्स को स्लो ट्विच फाइबर को जिस कैपेसिटी को होल्ड कर रहे हैं जिस मसल ग्रुप को, वहाँ पे वो स्लो ट्विच फाइबर कितनी तेज रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, कितनी तेज कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने लगते हैं। सो मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम पहला वो फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है स्पीड को। सेकंड मसल कंपोजिशन, अगेन वही फास्ट ट्विच फाइबर एंड रेड ट्विच फाइबर वाली बात आ गई कि किसकी बॉडी में कितनी ज़्यादा है कौन से ट्विच फाइबर्स, उसकी स्पीड डिटरमाइन करेंगे, वो स्पीड उसकी ज़्यादा होगी। थर्ड है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, कितनी ज़्यादा एक्सप्लोजिव, कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं और कितनी ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ आपके थाइस की, आपके काफ मसल्स की जितनी तेज रिएक्ट करते हैं आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ती है। फोर्थ है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी फ्लेक्सिबल कितनी है, कितनी ज़्यादा लचीली है उस एक्शन को करने के लिए, उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस, हमारा एंड्योरेंस को कंट्रोल करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। इसमें सबसे पहला है एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी कहते हैं आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को यूज़ करने की कैपेसिटी को, आपकी बॉडी किस हिसाब से ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करती है बॉडी में, किस हिसाब से कंट्रोल करती है, इन सारी कैपेसिटी को एरोबिक कैपेसिटी कहते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ है ऑक्सीजन इनटेक, यानी हमारा जो सराउंडिंग है उससे हम कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन कितनी मात्रा में कितनी जल्दी हमारे लंग्स प्रोड्यूस कर पाता है। आसपास के एयर वॉल्यूम, एयर में से हमें ऑक्सीजन इनटेक करनी है और ऑक्सीजन को लंग्स को क्लियर करने के, डाइऑक्साइड को अलग करके और ऑक्सीजन को अंदर प्रोड्यूस करके उसे हमारे बॉडी के अन्य अदर पार्ट्स में पहुंचाने का काम ये ऑक्सीजन इनटेक के बाद होता है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन इनटेक करने की क्षमता लंग्स की आपकी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी वो आपकी एरोबिक कैपेसिटी बढ़ाएगा। इसके बाद है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन आपको पता है पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, तो जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जनरेट हो गई है, इनटेक करने के बाद हमने उसे जनरेट कर लिया है बॉडी में, अब उसे बॉडी के अदर पार्ट्स तक या बॉडी के सारे मसल्स ग्रुप तक पहुंचाने का काम ब्लड का है। ब्लड कितनी तेज सप्लाई करता है, ये ऑक्सीजन की सप्लाई है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है, ये कितने इफेक्टिवली काम करता है ये भी डिपेंड करेगा आपके एंड्योरेंस पे। इसके बाद है ऑक्सीजन अपटेक, जो ऑक्सीजन ब्लड से जो ट्रांसपोर्ट हुई है वो मसल्स ग्रुप उसको अपटेक कितनी जल्दी करते हैं, ये ऑक्सीजन अपटेक ये भी कितनी जल्दी बढ़ता है, ये भी आपके एंडोरेंस को डिटरमाइन करता है कि जो मसल्स ग्रुप के पास ऑक्सीजन गई है उसे वो ऑक्सीजन वापस ले लें। एनर्जी रिजर्व्स, आपकी एनर्जी कितनी रिजर्व रहती है, आप पूरी एनर्जी जितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पूरे को यूज़ नहीं करते हैं, उसका कुछ पार्ट यूज़ करते हैं, कुछ पार्ट बचा रहता है, उसका रिजर्व कितनी रिजर्व बची हुई है जो आपके थोड़ी देर के बाद जब सेकेंड विंड की ज़रूरत पड़ेगी तो वो काम आएगी, और वो एनर्जी रिजर्व भी आपके एंडोरेंस को अफेक्ट करता है। ये सारी चीज़ें एरोबिक कैपेसिटी के अंदर है। इसका सेकंड इसमें फैक्टर्स है लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन। ये जितना लेट होता है लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी में उतना देर से आपको फटीग होता है, उतनी देर से आप थकान महसूस करते हैं। ये भी डिपेंड करता है ट्रेनिंग पे, जितनी हार्ड आपकी जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी उतनी देर से आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड अकुमुलेट होगा। इसके बाद मूवमेंट इकोनॉमी, आप अपने मूवमेंट पे कितनी एनर्जी स्पेंड करते हैं, किस मूवमेंट को आप करते हुए लगातार करते करते आदत बनाते हैं कि वो आपके हैबिचुअल में हो जाता है और आपको उस मूवमेंट में आपकी एनर्जी पूरी खत्म नहीं होती। एक अनट्रेंड और एक ट्रेंड इंडिविजुअल में यही फर्क होता है। अनट्रेंड इंडिविजुअल की एनर्जी जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है, इसलिए जल्दी थकान लग जाती है। ट्रेंड इंडिविजुअल की मूवमेंट में एनर्जी चूंकि इकोनॉमिकली खर्च होती है इसलिए उनकी एनर्जी लास्ट तक सेव रहती है। मसल कंपोजिशन, अगेन मसल कंपोजिशन ये भी बहुत हेल्पफुल फैक्टर है एंडोरेंस को बढ़ाने के लिए। जैसे आपको पता था स्पीड में आपकी बॉडी में फास्ट ट्विच फाइबर एक्स्ट्रा होने चाहिए तो आपकी स्पीड डिटरमिन होगी, आपकी बॉडी में रेड ट्विच फाइबर एक्स्ट्रा होंगे तो आपका एंडोरेंस डिटरमिन होगा। नाउ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी आपको पता है लचीलापन, आपकी बॉडी कितनी लचीली है किसी कार्य को करने के लिए, कितना ज़्यादा आप बेंड हो सकते हैं, आपकी मसल्स की इलास्टिसिटी कितनी ज़्यादा है, ये इसको डिपेंड करने वाले फैक्टर्स हैं। मसल स्ट्रेंथ, आपकी मसल्स कितनी ताकतवर है, कितनी मसल्स स्ट्रेंथ है उसके अंदर, उसके हिसाब से उसमें टूट फूट कम होगी, वो ज़्यादा लंबा स्ट्रेच कर पाएगी।
आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी को और ज़्यादा दे पाएगी अगर मसल्स में स्ट्रेंथ होगी तो। सेकंड है जॉइंट के स्ट्रक्चर। आपके जॉइंट का जो स्ट्रक्चर है जो बॉडी को मूवमेंट प्रदान करता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं सिनोवियल जॉइंट्स जो कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं ये आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये कितने हेल्दी हैं, इस पर डिपेंड करती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। एज एंड जेंडर, जैसे आपको पता है कि एज जैसे जैसे बढ़ती है आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। जेंडर वाइज भी एक मेल और फीमेल की बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी अलग अलग होती है। फीमेल्स की बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल मानी जाती है मेल्स के अकॉर्डिंग, इसलिए जो फ्लेक्सिबिलिटी रिलेटेड गेम्स हैं उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये भी आपके रेगुलर प्रैक्टिस के ऊपर होता है। अगर अच्छी ट्रेनिंग होती है तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, अदरवाइज समय के साथ साथ बढ़ते हुए जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स, मसल्स की क्वालिटी, मसल्स कितनी स्ट्रेचेबल है या उसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी को है या नहीं है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ये भी जेनेटिक है। आपकी बॉडी में या तो मसल्स में स्ट्रेचेबिलिटी होगी, किस लेवल तक होगी, ये आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है और हाईली ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। ट्रेनिंग के साथ थोड़ा सा इसको इंप्रूव किया जा सकता है पर बहुत ज़्यादा बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। ये जेनेटिक भी है बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबिलिटी की क्वालिटी आपकी मसल्स की। इंटरनल एनवायरनमेंट, आपकी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट आपके उस एक्टिविटी से कितनी जल्दी कोप अप करता है उस पर भी डिपेंड करती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। प्रीवियस इंजरी, आपको अगर कोई इंजरी को कैरी कर रहे हैं तो उस इंजरी वाले इंजर्ड एरिया के जो भी आसपास के मसल्स ग्रुप होंगे वो चूँकि वर्कड नहीं होते हैं, वो उन्हें अनयूज की कैटेगरी में चले जाते हैं क्योंकि इंजरी की वजह से, तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होती है। उसकी वजह से भी फ्लेक्सिबिलिटी को ये फैक्टर इफेक्ट करता है। तो आसपास की मसल्स इंजर्ड एरिया की आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को डिक्रीज करती हैं और फिर आपको हाईली ट्रेनिंग की फिर ज़रूरत पड़ती है ताकि आप उसके लिए रिहैबिलिटेशन से गुजर करके वापस अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना सकें। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के इफेक्ट मस्कुलर सिस्टम पर। मस्कुलर सिस्टम पर आपको पता है आपके बॉडी, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो मस्कुलर सिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द मसल्स, आपके मसल्स का साइज और शेप बदल जाता है। कहते हैं मसल्स ज़्यादा नहीं होती, नंबर्स में नहीं बढ़ती हैं, सिर्फ मसल्स की क्वालिटी बदल जाती है जिसकी वजह से बॉडी टोन्ड दिखने लगती है और बॉडी शेप में दिखने लगती है। तो मसल्स के शेप और साइज़ में चेंजेस आ जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, लचीले हो जाते हैं, गठित हो जाते हैं जिसकी वजह से वो टोन्ड दिखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मोर कैपिलरीज, मसल्स में कैपिलरीज की, मसल्स में जो कैपिलरीज जो एनर्जी प्रोड्यूस करके ऑक्सीजन को अपटेक करती हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है जिसकी वजह से मसल्स का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, फ्रेश दिखते हैं कैपिलरीज की संख्या बढ़ने की वजह से। मसल्स रिमेन्स इन टोन पोजीशन, मसल्स आपने देखा होगा रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले की मसल्स जो रेस्टिंग पीरियड में भी बहुत ज़्यादा लूज नहीं होते हैं, वो रिमेन टोन्ड दिखते हैं, वो टाइट दिखते हैं, वो थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट ही रहते हैं। तो रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते करते वो मसल्स वहाँ पे टोन्ड हो जाते हैं और वो रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में रहते हैं, इसलिए मसल्स टोन्ड रिमेन टोन्ड। एंड कंट्रोल्स एक्स्ट्रा फैट, आपके मसल्स ग्रुप जो है फैट को कंट्रोल भी करते हैं, फैट को स्टोर भी करते हैं थोड़ा सा, और वहाँ पे स्टोर करके वो आपको समय पर एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ में चेंजेस आ जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ फाइबर ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा पावरफुल फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से आपकी मसल्स में इंप्रूवमेंट होता है। मूवमेंट ऑफ मसल्स इंक्रीज हो जाती है, एफिशिएंसी ऑफ मसल्स इसकी इंप्रूव होती है, इसके मूवमेंट बढ़ जाती है। फटीग डिले होता है, आपको थकान देर से लगती है। ये सारे इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ द मसल्स, फॉर्मेशन ऑफ मोर कैपिलरीज, स्टे टोन्ड, कंट्रोल्स एक्स्ट्रा फैट, चेंज इन connective tissues, efficiency in movement of muscle and delays fatigue। इसी में दो और जोड़ लीजिए, बॉडी पोस्चर्स रिमेन्स करेक्ट, बॉडी पोस्चर भी सही हो जाता है, हमारी बॉडी सीधी रहती है, स्ट्रेट रहती है और हमारा रिएक्शन टाइम भी इम्प्रूव हो जाता है। जितनी ज़्यादा आप मसल्स की ट्रेनिंग करते हैं आपका रिएक्शन टाइम भी उतना स्ट्रांग होता जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में बात करें, सबसे पहले हार्ट के साइज में चेंजेस आ जाते हैं। हार्ट का साइज, लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा बड़ा हो जाता है, ब्लड ज़्यादा कंटेन करता है आपका, और हार्ट की फिटनेस बढ़ जाती है। तो चेंज इन साइज ऑफ हार्ट। सेकेंड है डिक्रीज रेस्टिंग हार्ट रेट,
हार्ट रेट एक नॉर्मल इंडिविजुअल का 72 हार्ट बीट होती है, लेकिन एक ट्रेंड इंडिविजुअल, जैसे ही आप ट्रेनिंग करते हैं, आप किसी गेम को खेलते हैं, अगर रेगुलरली खेलते हैं, आपके उसमें रेस्टिंग हार्ट बीट में कम से कम 10 बीट का फ़र्क आना शुरू हो जाता है। 10 से 15 बीट 20 बीट तक की कमी एक ट्रेंड इंडिविजुअल में देखी जाती है। हाईली ट्रेंड कंडीशनल कैंडिडेट एथलीट्स के अंदर ये अप टू 30 बीट्स तक भी काउंट किया जाता है कि 30 बीट्स में ही उनका पूरा काम चलता है। वो रेस्टिंग हार्ट बीट उनकी 72 से 30 हो जाती है। जिसकी हार्ट बीट जिस इंडिविजुअल की जितनी कम होती है उसका हार्ट उतना हेल्दी माना जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम आपको पता है, एक बीट में आपका ब्लड हार्ट जो है जितना ब्लड पंप करता है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। एक बीट में वो 70 ml पंप करता है। ये बढ़कर 100 to 110 ml तक हो जाता है एक बीट में। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज करता है। कार्डियक आउटपुट, आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। कार्डियक आउटपुट कहते हैं कि जो काम आपका 14 से 15 लीटर अगर आपकी बॉडी में एक्सरसाइज के समय कुछ चल रहा है, ब्लड आपकी बॉडी में फ्लुएंटली मूव कर रहा है, वो कहते हैं कि वाटर का लेवल उसमें बढ़ जाता है। जब एक्सरसाइज करते हैं ब्लड और पतला हो जाता है और बॉडी में ज़्यादा मूव करता है। इसका कार्डियक आउटपुट करीब 25 से 30 लीटर तक हो जाता है हाईली ट्रेंड इंडिविजुअल में, यानी उनकी बॉडी में एक समय सिर्फ 25 to 30 लीटर ब्लड रेगुलरली मूव करता है बॉडी में। इंक्रीज ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाता है। ब्लड फ्लो वही चीज़ है कि जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी, जो ब्लड फ्लो जो ज़्यादा घूमता है बॉडी में, ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करता है। बीपी डिक्रीज करता है, जो बीपी होता है वो भी डिक्रीज करता है। जैसे आपका जब हार्ट बीट डिक्रीज करती है तो आपका बीपी भी डिक्रीज करता है। रिकवरी रेट बढ़ जाता है।